नमस्कार। आज हम भारत में पानी के मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। पानी की कमी क्यों है, इसे कैसे सहेजा जा सकता है, इस सब पर हमारे पास एक टेक्स्ट बुक का अंश है जो काफ़ी जानकारी देता है। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इसमें से ज़रूरी बातें निकालें और समझे कि मामला क्या है। और देखिए, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास भी, वो ये है कि हमारी धरती का करीब 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। और पानी मतलब जल चक्र के जरिए लगातार नया भी होता रहता है, रिन्यू होता है। सही। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में और भारत में तो खास तौर पर पानी की भारी किल्लत है। स्रोत भी यही सवाल उठाता है कि भाई ऐसा क्यों। हाँ, ये वाकई अजीब लगता है। इतना पानी फिर भी कमी। स्रोत में एक आंकड़ा भी है कि 2025 तक शायद 20 करोड़ लोग पानी की भयानक कमी झेल सकते हैं। जी, ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। और अक्सर देखिए, जब हम पानी की कमी की बात करते हैं तो फौरन रेगिस्तान याद आता है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे राजस्थान में वो महिलाएं सर पे मटके रखे मीलों चलती हुई। क्या स्रोत इसी एक तस्वीर पर अटक जाता है? नहीं नहीं, स्रोत इससे आगे जाता है। वो मानता है कि हाँ, कम बारिश वाले या सूखे इलाके वो समस्या का एक हिस्सा हैं, जहां बारिश का पैटर्न मतलब साल भर एक जैसा नहीं रहता। लेकिन असली वजहें वो कहीं ज्यादा गहरी हैं, जैसे पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसे कहते हैं। हाँ, अतिशोषण और बर्बादी, और एक बहुत बड़ी बात, समाज के अलग अलग तबकों में इसका गैर बराबर बंटवारा। मतलब कहीं पानी बहुत है, कहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो ये सिर्फ उपलब्धता यानी क्वांटिटी का मामला नहीं है, ये मैनेजमेंट और पहुंच मतलब एक्सेस का भी संकट है। तो मतलब ये सिर्फ कुदरत की बात नहीं है, इसमें हमारी इंसानों की भूमिका ज्यादा है। बढ़ती आबादी का कितना असर है, स्रोत कुछ कहता है इस पर? स्रोत इसे एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता है। देखिए, ज्यादा लोग होंगे तो पानी की सीधी मांग बढ़ेगी, पीने के लिए, नहाने धोने, रोज के कामों के लिए। हाँ, वो तो है। और फिर इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए अनाज भी तो ज्यादा उगाना पड़ेगा। और उसके लिए चाहिए सिंचाई। बिल्कुल। और सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आएगा? अक्सर जमीन के नीचे से। तो ये एक पूरा चक्र बन जाता है। हाँ, मैंने देखा है किसानों के अपने पंप होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं। स्रोत इसकी क्या फायदे नुकसान बताता है? देखिए, फायदा तो सामने दिखता है, फसलें अच्छी होती हैं, पैदावार बढ़ती है। लेकिन स्रोत एक बहुत गंभीर चेतावनी देता है। वो कहता है कि ये जो निजी कुएं और नलकूप बढ़ते जा रहे हैं ना, हाँ। इनसे भूजल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ये खतरनाक है। ओ। ये सिर्फ भविष्य का संकट नहीं है, ये आज की खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। स्रोत इशारा करता है कि हमें शायद खेती के उन तरीकों की तरफ देखना होगा जो कम पानी में हों, जैसे सूखा प्रतिरोधी फसलें। यानी एक तरफ हल निकालते हैं तो दूसरी तरफ नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। कुछ ऐसा ही। और आजादी के बाद जो तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रीज लगी, शहर बढ़े, स्रोत उसे कैसे देखता है? स्रोत उसे पानी पर दबाव बढ़ाने वाला एक और बड़ा कारण मानता है। फैक्ट्रियां, खासकर जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एमएनसीज। हाँ एमएनसीज, वो बहुत ज्यादा मात्रा में साफ पानी इस्तेमाल करती हैं। और फिर उद्योगों को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली का बड़ा हिस्सा आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, जिसके लिए फिर पानी चाहिए। तो उद्योगों की पानी की जरूरत दोहरी हो जाती है। और शहर, मुझे लगता है बढ़ते शहर तो पानी की समस्या का एक बड़ा केंद्र है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। स्रोत यही बताता है कि शहरीकरण पानी के संकट को कई गुना बढ़ा देता है। आबादी बढ़ रही है, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है। हाँ, पानी और बिजली दोनों की मांग बढ़ रही है। बिल्कुल। और आप देखेंगी कई बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, कॉलोनियां हैं, उनमें पानी की सप्लाई के लिए अपने बोरवेल या ट्यूबवेल लगे होते हैं। हाँ, होते हैं। हाँ। इससे शहरों में ग्राउंड वाटर का अतिशोषण और ज्यादा बढ़ जाता है। नतीजा, पानी की कमी और विकट हो जाती है। ये तो हुई पानी की मात्रा यानी क्वांटिटी की बात। लेकिन शुरू में आपने कहा था कि स्रोत गुणवत्ता मतलब क्वालिटी का मुद्दा भी उठाता है। उसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक और बहुत जरूरी पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। कई बार क्या होता है कि पानी होता तो है, हाँ। लेकिन वो इतना गंदा, इतना प्रदूषित होता है कि इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचता। अच्छा। जैसे घरों से निकलने वाला गंदा पानी, सीवेज, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, खेतों में जो कीटनाशक खाद इस्तेमाल होते हैं, यानी जहरीला हो जाता है, इंसानों के इस्तेमाल के लिए खतरनाक। ओ। तो पानी होते हुए भी पीने लायक या इस्तेमाल लायक पानी की कमी हो जाती है। इसे कहते हैं गुणात्मक कमी या क्वालिटेटिव स्कैसिटी। समझ गई। तो ये तो साफ है कि पानी को बचाना, उसका सही मैनेजमेंट करना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ प्यास बुझाने का सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे कई लेवल पर जरूरी बताता है।
सबसे पहले तो हमारी सेहत के लिए साफ पानी मिलेगा तो बीमारियां कम होंगी। सही बात है। दूसरा, हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए, हमारी रोजी रोटी चलती रहे उसके लिए, जो भी हम काम धंधे करते हैं उनमें पानी तो चाहिए। और तीसरा, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए नदियां, झीलें, जंगल, ये सब पानी पर ही तो टिके हैं। अगर हमने पानी का गलत इस्तेमाल जारी रखा तो स्रोत चेतावनी देता है कि हम एक बड़े इकोलॉजिकल क्राइसिस को न्योता दे रहे हैं। इस मैनेजमेंट के लिए हमने देखा है कि आज़ादी के बाद बड़े बड़े बांधों पर, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पर बहुत जोर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। हाँ, कहा था। स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? क्या ये बिल्कुल नया आइडिया था भारत के लिए? नहीं, दिलचस्प बात यही है कि स्रोत बताता है कि ये आइडिया नया नहीं था। भारत में पानी को सहेजने का, सिंचाई का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सच में? हाँ जी, खुदाई में, पुराने टेक्स्ट्स में पत्थर और मलबे से बने बांध, तालाब, नहरें बनाने के सबूत मिलते हैं। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों को पानी के मैनेजमेंट की कितनी गहरी समझ थी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। कोई उदाहरण है स्रोत में? कई शानदार उदाहरण हैं। जैसे ईसा से 100 साल पहले इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरा में गंगा की बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने और जमा करने का सिस्टम था। ओह! चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में बड़े लेवल पर बांध और सिंचाई के सिस्टम बने। फिर कलिंग, आज का उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश, बेन्नूर, कर्नाटक, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, इन जगहों पर बेहतरीन सिंचाई के सबूत मिले हैं। कमाल है। और सुनिए, 11वीं सदी में भोपाल झील बनी, जो उस जमाने की शायद सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से एक थी। भोपाल झील, अच्छा। और 14वीं सदी में दिल्ली में सुल्तान इल्तुतमिश ने हौज़े खास बनवाया था, सिरी फोर्ट इलाके में पानी सप्लाई के लिए। हौज़ खास, हाँ, वो तो आज भी है। जी, तो ये जो आधुनिक भारत के मंदिर वाली बात है, वो असल में एक बहुत पुरानी परंपरा की ही एक तरह से अगली कड़ी थी। लेकिन इन्हें बहुउद्देश्य मतलब मल्टीपर्पस क्यों कहते हैं? ये क्या क्या काम करते हैं? देखिए, बांध का बेसिक काम तो है बहते पानी को रोकना या उसकी दिशा मोड़ना या बहाव धीमा करना। इससे एक जलाशय मतलब रिजर्वॉयर या झील बन जाती है। इन्हें मल्टीपर्पस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक नहीं होता। स्रोत कई मकसद गिनाता है। सिंचाई, बिजली बनाना, हाइड्रो पावर, घरों और इंडस्ट्रीज को पानी सप्लाई करना, बाढ़ रोकना, मनोरंजन जैसे बोटिंग, नाव चलाना, इनलैंड नेविगेशन, मछली पालन, ये सब एक ही प्रोजेक्ट से साधने की कोशिश होती है। क्या स्रोत में कुछ बड़े आधुनिक उदाहरण दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे सतलुज ब्यास बेसिन पर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का जिक्र है। बिजली और सिंचाई दोनों के लिए बहुत अहम है। हाँ, नाम सुना है। या फिर महानदी पर बना हीराकुंड बांध, उसका मुख्य उद्देश्य था पानी सहेजना और बाढ़ नियंत्रण। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो आधुनिक भारत के मंदिर वाली बात भी समझ आती है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि हाल के सालों में इन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काफी सवाल उठे हैं, विरोध भी हुए हैं। ऐसा क्यों? ये मंदिर विवादों में क्यों आ गए? हाँ, और स्रोत इसके कई कारण बताता है जो काफी गंभीर हैं। पहली बात तो यह है कि बांध नदी के नेचुरल फ्लो, उसके कुदरती बहाव को रोकते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि नदी अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है, जिसे तलछट या सिल्ट कहते हैं, हाँ। वो आगे नहीं जा पाती। वो बांध के पीछे जलाशय में ही जमा होने लगती है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? उससे दो बातें होती हैं। एक तो जलाशय धीरे धीरे भरने लगता है, उसकी पानी रोकने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, नदी का जो तल है वो आगे ज्यादा चट्टानी हो जाता है और पानी में रहने वाले जो जीव हैं उन्हें भोजन कम मिलता है। और नदी के जीवों पर और क्या असर पड़ता है? बांध नदी को टुकड़ों में बांट देते हैं, तो मछलियां या दूसरे पानी के जीव, खासकर जब उन्हें अंडे देने के लिए नदी में ऊपर या नीचे जाना होता है, हाँ, माइग्रेट करना होता है। बिल्कुल, तो वो कर नहीं पाते, उनका रास्ता रुक जाता है, उनका पूरा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और जमीन और पेड़ पौधों का क्या होता है? जब बांध बनता है और जलाशय में पानी भरता है तो आसपास की बहुत सारी जमीन, जंगल, खेत, मिट्टी सब पानी में डूब जाते हैं। हाँ, सब मर्ज हो जाते हैं और समय के साथ वो पानी के नीचे सड़ने लगते हैं। इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्रोत एक और अजीब बात कहता है कि जिन मकसदों के लिए बांध बनाए जाते हैं, कई बार वो उन्हीं में फेल हो जाते हैं, जैसे बाढ़ रोकना। हाँ, ये एक बड़ी विडंबना है, आयरनी है, जिस पर स्रोत इशारा करता है। होता यह है कि बाढ़ रोकने के लिए जो बांध बने, उनके जलाशयों में धीरे धीरे इतनी मिट्टी मतलब तलछट जमा हो जाती है, अच्छा, कि उनकी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और फिर जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये बांध उल्टा बाढ़ का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अचानक बहुत सारा पानी छोड़ना पड़ता है। अरे! स्रोत दामोदर नदी का उदाहरण देता है, जिसे कभी बंगाल का शोक कहते थे। वहां बांध बने
लेकिन भारी बारिश में वो भी बाढ़ रोक नहीं पाए। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो बड़े बड़े बांध भी कुछ नहीं कर पाते। और मिट्टी पे क्या असर होता है? आपने कहा तलछट रुक जाती है। हाँ, तो वो जो उपजाऊ मिट्टी थी, जो बाढ़ के साथ खेतों तक पहुंचती थी और जमीन को फर्टिलाइज करती थी, नेचुरल खाद की तरह, बिल्कुल, वो अब नहीं पहुंच पाती। तो धीरे धीरे जमीन की उर्वरता मतलब फर्टिलिटी कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ और चिंताएं भी हैं, जैसे क्या बड़े जलाशयों से भूकंप का खतरा बढ़ता है, रुके हुए पानी से बीमारियां फैल सकती हैं, फसलों में कीड़े लग सकते हैं। ये सब सवाल भी उठाए जाते हैं। ये तो हुए पर्यावरण से जुड़े असर। सामाजिक असर क्या होते हैं? लोग जो वहां रहते हैं। स्रोत इन्हें बहुत बहुत गंभीर बताता है। इन बड़ी परियोजनाओं के लिए अक्सर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को उनकी जमीन से, उनके घरों से हटाना पड़ता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, विस्थापन। सोचिए, उनका पूरा जीवन, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ उजड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू है जिसका अक्सर ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता। क्या इन प्रोजेक्ट्स की वजह से राज्यों के बीच भी तनाव होता है पानी के बंटवारे को लेकर? हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। स्रोत कृष्णा गोदावरी विवाद का उदाहरण देता है। महाराष्ट्र सरकार ने कोयना नदी पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाया और पानी का रुख थोड़ा मोड़ा। इस पर नीचे के राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने आपत्ति जताई। उन्हें डर था कि उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा, जिससे उनकी खेती और उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि पानी कितना सेंसिटिव मुद्दा है राज्यों के बीच। और सिंचाई का जिक्र हुआ था, क्या उससे भी कोई अनचाहे नतीजे निकलते हैं? हाँ, निकलते हैं। स्रोत बताता है कि जहाँ सिंचाई की सुविधा पहुँचती है, वहाँ किसान अक्सर उन फसलों को उगाने लगते हैं जिनमें पानी ज्यादा लगता है, जैसे गन्ना या चावल, या फिर नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स। इससे कई बार जमीन में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। इसे लवणीकरण या सैलिनाइजेशन कहते हैं, और ये मिट्टी को धीरे धीरे बंजर बना सकती है। बाप रे, इतनी सारी चुनौतियां हैं। मतलब बड़े बांधों के फायदे हैं, लेकिन गंभीर नुकसान भी कम नहीं है। और जो पारंपरिक तरीके थे वो शायद इतने बड़े पैमाने पर काम ना करें आज। तो सरकार इन सब चीजों से कैसे निपट रही है? स्रोत कुछ सरकारी पहलों, योजनाओं का जिक्र करता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ मुख्य सरकारी योजनाओं के बारे में बताता है। एक तो है जल जीवन मिशन या JJM। हाँ, इसका नाम काफी सुना है आज। जी, इसका लक्ष्य है ग्रामीण भारत में हर घर तक पाइप के जरिए नियमित रूप से लंबे समय के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम 55 लीटर पीने लायक पानी पहुंचाना। ये एक बहुत बड़ी कोशिश है लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की। और वो जो भूजल स्तर गिर रहा है, ग्राउंड वाटर, उसके लिए कुछ है? उसके लिए अटल भूजल योजना है, जिसे अटल जल भी कहते हैं। स्रोत बताता है कि ये योजना उन 7 राज्यों में चल रही है जहां पानी की बहुत किल्लत है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अच्छा। इसका एक खास पहलू ये है कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर भी जोर देती है, ताकि लोग पानी बचाएं, समझदारी से इस्तेमाल करें। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब समुदाय की भागीदारी बहुत अहम है। और किसानों के लिए सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए? उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का जिक्र है। इसके कई कंपोनेंट्स हैं। एक है हर खेत को पानी, यानी सिंचाई का दायरा बढ़ाना। दूसरा है प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब पानी का इस्तेमाल ज्यादा कुशलता से करना, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, वाटर एफिशिएंसी। हाँ बिल्कुल। और पानी बचाने वाली नई टेक्नोलॉजी और तरीकों को बढ़ावा देना। क्या स्रोत किसी बड़े प्रोजेक्ट का उदाहरण देता है जो इन नए लक्ष्यों के साथ काम कर रहा हो? सरदार सरोवर बांध का जिक्र है, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर है। ये बहुत बड़ी परियोजना है। इसमें 4 राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। स्रोत बताता है कि इसका मुख्य उद्देश्य गुजरात और राजस्थान के जो सूखे और रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां तक पानी पहुंचाना है। आंकड़े बताते हैं कि इससे लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उम्मीद है कि ये इलाके सूखे की समस्या से कुछ हद तक उभर पाएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी तो विवादों में रहा है, विस्थापन को लेकर। हाँ बिल्कुल, सरदार सरोवर भी विस्थापन और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर काफी विवादों में रहा है। ये दिखाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स कितने जटिल होते हैं। तो ये बड़ी परियोजनाएं हैं, उनके फायदे हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े विवाद और मुश्किलें भी बहुत हैं। ऐसे में क्या स्रोत कोई और विकल्प, कोई ऑल्टरनेटिव भी सुझाता है? हाँ, और स्रोत इस विकल्प को काफी अहमियत देता है। वो है वर्षा जल संग्रहण, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश का पानी इकट्ठा करना। बिल्कुल। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बड़ी परियोजनाओं के जो नेगेटिव असर हैं
उनको देखते हुए बारिश के पानी को सहेजना एक ज़्यादा टिकाऊ, सस्टेनेबल तरीका हो सकता है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। और जैसा हमने पहले बात की थी, ये भारत के लिए कोई नई चीज़ है भी नहीं। हाँ, आपने बताया था इतिहास के बारे में। स्रोत किन पारंपरिक तरीकों का जिक्र करता है? अलग अलग इलाकों में लोगों ने अपनी ज़रूरत और वहाँ के भूगोल के हिसाब से तरीके ईजाद किए थे। स्रोत बताता है कि जैसे पहाड़ी इलाके हैं, पश्चिमी हिमालय, वहाँ गुल या कुल बनाए जाते थे। गुल या कुल, ये क्या होते थे? ये छोटी छोटी नहरें जैसी होती थीं जो नदी या झरने का पानी खेतों तक पहुंचाती थी। अच्छा। पश्चिमी भारत में, खासकर राजस्थान में, पीने का पानी जमा करने के लिए छतों पर जो बारिश का पानी गिरता था, हाँ, उसे जमीन के नीचे बने टैंकों में जमा करते थे। इन्हें टांका कहते हैं। टांका, हाँ, ये नाम सुना है। और दूसरी जगहों पर, जैसे बंगाल जैसे इलाके जहां बाढ़ आती है, वहां खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ के पानी को चैनलाइज करने के लिए खास नहरें बनाई जाती थी। और जो सूखे या कम बारिश वाले इलाके थे, वहां खेतों में ही बारिश का पानी रोकने के लिए मेड़बंदी करते थे या छोटे गड्ढे बनाते थे, जैसे जैसलमेर में खादीन कहते हैं, या दूसरी जगहों पर जोहड़। खादीन, जोहड़। हाँ, इससे मिट्टी में नमी बनी रहती थी और पानी का इस्तेमाल खेती के लिए हो जाता था। ये राजस्थान के टांके बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। स्रोत इनके बारे में कुछ और बताता है? हाँ, स्रोत बताता है कि ये टांके बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर जैसे सूखे इलाकों में लगभग हर घर का जरूरी हिस्सा थे। ये जमीन के नीचे बने पक्के टैंक होते थे और कुछ तो काफी बड़े होते थे, एक बड़े कमरे जितने। अरे वाह! स्रोत फलोदी के एक घर का उदाहरण देता है जहां टांका 6 मीटर से भी ज्यादा गहरा था। ये घर की ढलवां छतों से पाइप के जरिए जुड़े होते थे। तो क्या सारी बारिश का पानी जमा कर लेते थे? पहली बारिश का भी? नहीं, यही तो समझदारी थी। स्रोत बताता है कि पहली बारिश का पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। क्यों? उसे छत और पाइप साफ करने के लिए बह जाने देते थे। उसके बाद जो साफ पानी आता था, उसे टांके में जमा करते थे। अच्छा, बहुत खूब। और ये पानी अगली बरसात तक चलता था। खासकर गर्मियों में जब पानी के दूसरे स्रोत सूख जाते थे, तब ये टांके जीवन रेखा होते थे। स्रोत बताता है कि इस पानी को पालर पानी कहते थे। पालर पानी? हाँ, और इसे कुदरती पानी का सबसे शुद्ध रूप मानते थे। कुछ घरों में तो इन टांकों के पास ही जमीन के नीचे कमरे भी बनाते थे ताकि गर्मी में ठंडे रह सकें। ये तो कमाल का इंतजाम है। क्या ये तरीके आज भी इस्तेमाल होते हैं? स्रोत थोड़ी मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाकों में जब से इंदिरा गांधी नहर से साल भर पानी मिलने लगा है, कैनाल का पानी, तो इन पारंपरिक टांकों का इस्तेमाल कम हो गया है। थोड़ी मेहनत भी लगती है इनमें। हालांकि कुछ लोग अभी भी इन्हें पसंद करते हैं, कहते हैं नल के पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत बताता है कि देश के कई हिस्सों में शायद नए रूप में वर्षा जल संग्रहण को फिर से अपनाया जा रहा है। अच्छा, इसका कोई ताजा उदाहरण है स्रोत में? हाँ, कर्नाटक में मैसूरू जिले का एक गांव है गैंडाथूर। स्रोत उसे एक शानदार मिसाल बताता है। वहां करीब 200 घरों ने अपने घरों की छतों पर पानी जमा करने का सिस्टम लगाया है। पूरे गांव ने? हाँ, लगभग। अब उस गांव को वर्षा जल संपन्न गांव कहते हैं। सोचिए, जहां साल में करीब 1000 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां हर घर लगभग 50,000 लीटर पानी सालाना जमा कर लेता है और इस्तेमाल करता है। 50,000 लीटर? हाँ, और पूरे गांव का मिला लें तो करीब 10 लाख लीटर पानी हर साल। ये तो वाकई बहुत प्रेरणा देता है। और कोई उदाहरण? हाँ, मेघालय की राजधानी शिलांग का उदाहरण भी बड़ा दिलचस्प है। वहां छत पर बारिश का पानी जमा करना, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, काफी आम है। शिलांग? मेघालय में तो बहुत बारिश होती है। हाँ, यही तो बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें चेरापूंजी और मौसिन राम शिलांग के पास ही हैं, करीब 55 किलोमीटर दूर। फिर भी वहां पानी जमा करते हैं? कि जरूरत का करीब 15 से 25% हिस्सा पूरा हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात है, सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह के पास होकर भी पानी की कमी। मेघालय का एक और तरीका सुना है मैंने, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। क्या स्रोत उसका जिक्र करता है? हाँ, करता है। स्रोत इसे करीब 200 साल पुरानी तकनीक बताता है। 200 साल? जी, इसमें नदियों या झरनों के पानी को बांस की पाइपों के सहारे गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाते हैं। बांस के पाइप से? हाँ, और आखिर में पानी के बहाव को इतना धीमा कर देते हैं, बूंद बूंद करके करीब 20 से 80 बूंद प्रति मिनट, और सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं। ये पानी बचाने का और सही जगह पहुंचाने का एक बेहतरीन देसी तरीका है। कमाल है।
क्या कोई राज्य सरकार भी इसे कानूनी तौर पर बढ़ावा दे रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को? तमिलनाडु स्रोत बताता है कि तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने कानून बनाकर हर घर के लिए छत पर वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना अनिवार्य मतलब कंपलसरी कर दिया है। हर घर के लिए? हाँ, और जो लोग ऐसा नहीं करते उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये दिखाता है कि सरकारें भी अब इस पारंपरिक ज्ञान की अहमियत समझ रही हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि पानी का मुद्दा कितना उलझा हुआ और बहुआयामी है। ये सिर्फ ये नहीं कि पानी है या नहीं, बिल्कुल, बल्कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, हमारी आदतें क्या हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। हमने हजारों साल पुरानी तकनीकों से लेकर आज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उनके फायदे नुकसान दोनों को देखा। बिल्कुल सही। और स्रोत हमें यही दिखाता है कि शायद कोई एक सिंगल जादुई हल नहीं है। हमें बड़ी परियोजनाओं की जरूरत भी हो सकती है कुछ जगहों पर, लेकिन साथ ही साथ हमें पारंपरिक ज्ञान, जो लोकल समाधान है, और पानी बचाने की जो हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसे भी अपनाना होगा। एक बैलेंस बनाना होगा। हमारी चर्चा में राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़ों का जिक्र आया, जैसे कृष्णा गोदावरी, और जमीन के बंजर होने मतलब लवणीकरण जैसे गंभीर पर्यावरण संबंधी नतीजों का भी। अब जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं जी। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी का दबाव तो लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में भविष्य में पानी को लेकर टकराव, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रूप ले सकते हैं, और भारत की पानी की सुरक्षा के लिए सिर्फ अलग अलग राज्यों के प्रोजेक्ट्स या घरों में पानी जमा करने से आगे बढ़कर ऐसे कौन से नए और मिलजुल कर मतलब कोलैबोरेटिव समाधान जरूरी हो सकते हैं, जिन पर हमें शायद अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।